नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर, जहां अयोध्या में विहिप की प्रन्यासी मंडल की बैठक। आलोक कुमार बनाए गए विहिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बजरंग लाल बागड़ा महामंत्री निर्वाचित हुए हैं। मिलिंद परांडे विहिप के नए संगठन महामंत्री बने हैं। विनायक राव देशपांडे सह संगठन महामंत्री बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त के। अयोध्या में विहिप की प्रन्यासी मंडल की बैठक हुई। आलोक कुमार बनाए गए विहिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बजरंग लाल बागड़ा महामंत्री निर्वाचित हुए। मिलिंद परांडे विहिप के नए संगठन महामंत्री बने हैं। विनायक राव देशपांडे सह संगठन महामंत्री बने। रायपुर से खबर, जहां सड़क निर्माण में गड़बड़ी। चोटिया चिरमिरी मार्ग में गुणवत्ताहीन निर्माण हुआ है। पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव के निर्देश पर कार्रवाई हुई। पीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारी निलंबित हुए हैं। 2 अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त के। सड़क निर्माण में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। चोटिया चिरमिरी मार्ग में गुणवत्ताहीन निर्माण हुआ है। पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव के निर्देश पर कार्रवाई हुई। पीडब्ल्यूडी के 2 अधिकारी निलंबित कर दिए गए। इसके साथ ही 2 अधिकारियों को नोटिस कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। रायपुर से बड़ी खबर, जहां हत्या के 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साल 2022 में युवक की हत्या का मामला। बारात में नाचने को लेकर विवाद हुआ था। हत्या कर दी गई थी। एक नाबालिग आरोपी के खिलाफ बाल न्यायालय में ट्रायल हुआ। माना के बाल किशोर गृह से नाबालिग आरोपी फरार हो चुका है। छत्तीसगढ़ में गौठानों के लिए पैरा खरीदी और ढुलाई में भ्रष्टाचार का मामला आज विधानसभा में उठा, जिस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बीच जमकर नोकझोंक हुई। किस मद से पैसे का इस्तेमाल हुआ, इसको लेकर सवाल लगाए गए थे, जिसके जवाब से असंतुष्ट अजय चंद्राकर ने जांच की मांग की। काफी देर नोकझोंक के बाद आखिरकार मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जांच की मांग स्वीकार कर ली। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आदिम जाति विकास मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सरगुजा संभाग में छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास मंत ने फ्लाई ऐश के निराकरण का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कोरबा में कंपनियों ने खदान भराव और रोड में फ्लाई ऐश डालने का काम किया। नई सरकार आने के बाद फ्लाई ऐश डालने की समस्या बढ़ी, लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसकी जांच कराई जाए। इस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सड़क किनारे राखड़ फेंकने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। नई सरकार आने के बाद इसमें कंट्रोल हुआ। वहीं कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने जांजगीर चांपा में अमानक बीज और दवा सप्लाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि किन एजेंसियों और कंपनियों से बीज और दवा की खरीदी की जाती है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि क्या कुछ दवाएं बाहर की एजेंसियों से खरीदी गई है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास मंत ने कहा कि बाहर की 3 कंपनियां हैं जो गलत दवाएं सप्लाई कर रही हैं। अगर हम मामले की जांच की बात कह रहे हैं तो समस्या क्या है। इस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अगर कुछ गलत ही नहीं हुआ तो जांच किस बात की कराएं। उन्होंने कहा भाजपा की सरकार में किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच कराई जाएगी। विष्णुदेव की सरकार आने के बाद राखड़ और दुगने गति से सड़कों पर, गांवों पर और सामान्य जगहों पर फेंके जा रहे हैं। इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए और जिन संस्थानों ने गलत रिपोर्ट दी है उसके बारे में पुनर्जांच कर उसका परीक्षण होना चाहिए। यह काम बंद होना चाहिए। प्रदेश में कहीं भी किसी भी संयंत्र के द्वारा मनमाने ढंग से सड़क किनारे या किसानों की बिना अनुमति के उनके जमीनों पर यदि राखड़ फेंका जाएगा तो सरकार कड़ी एवं सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के मीसाबंदियों को फिर से सम्मान निधि राशि देने की घोषणा की। सीएम ने सदन से यह घोषणा की। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को सीएम के 14 विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद 8,441 करोड़ रुपए के अनुदान मांगे पारित हुई। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि मीसाबंदियों को फिर से सम्मान निधि राशि दी जाएगी। सीएम ने बताया कि किसानों को निःशुल्क बिजली के लिए 35
3,500 करोड़ और बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1,274 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा गया। साथ ही सेम ने दुग्ध व्यवसायियों के लिए मिल्क रूट चेलिंग प्लांट लगाने और प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने की घोषणा की। सीएम साय ने बताया कि दुर्ग में एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय की स्थापना भी की जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय ने अपने विभागों में ही मोदी की गारंटी को पूरा नहीं कर पा रहे। डबल इंजन सरकार से राज्य का दोहन हो रहा है। सर्वसम्मति से कुल मिला के 8,221 करोड़ 75 लाख रुपए का यह अनुदान मांग सर्वसम्मति से पारित हुआ। इमरजेंसी के समय को जेल हो गया था भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में, तो उनको एक सम्मान निधि देने का प्रारंभ किए थे, जो पिछली सरकार में बंद हो गई थी। वो राशि उसको फिर से अब उनको देंगे, चालू करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अलग अलग राजनीतिक दल प्रचार प्रसार के साथ अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में जुट गए। बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों की शॉर्ट लिस्ट तैयार कर ली। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि टिकट वितरण का काम केंद्रीय नेतृत्व करेगा। विधानसभा की तर्ज पर जल्दी लोकसभा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बहुत पहले प्रत्याशियों की घोषणा की थी, आने वाले कुछ समय में पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा प्रारंभ कर देगी। लेकिन चुनाव की तैयारियां जोर शोर से पार्टी की चल रही है। अभनपुर के कांग्रेस दफ्तर में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस सांसद और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने को कहा। बैज ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम विधानसभा चुनाव में जरूर मात खा गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी से अधिक सीट जीत कर लाएंगे। बैज ने कार्यकर्ताओं से कहा कि बीजेपी के लोग श्री राम के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन हम अपने काम पर वोट मांगेंगे। हमारे विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया, जिसमें बूथ अध्यक्ष, सेक्टर, जोन और तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। हमारे माननीय वरिष्ठ नेता धनेन्द्र साहू जी के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस अध्यक्ष उद्धव वर्मा जी के नेतृत्व में बैठक रखा गया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां छोटे भाई की हत्या का मामला, आरोपी बड़ा भाई गिरफ्तार हुआ है। गोली मारने के बाद फरार हो गया था। दरअसल रिंग रोड नंबर 3 स्थित सफायर ग्रीन फेस 2 के एक मकान में रहने वाले बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी और मां को वीडियो कॉल कर भाई की हत्या करने की जानकारी दी। ये बताया जा रहा है कि आरोपी बड़ा भाई पीयूष झा ने अपने छोटे भाई पराग झा की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक और आरोपी के मां के मुताबिक दोनों भाई उनसे अलग रहते थे और एनवायन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम से ड्रोन सप्लाई का बिजनेस करते थे और मैग्नेटो मॉल स्थित ऑफिस साथ जाते थे। आरोपी पीयूष झा शराब पीने का आदी था। रोजाना दोनों के बीच जमकर विवाद होता था। हालांकि विवाद की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई, लेकिन मां के मुताबिक बताया जा रहा है कि किसी युवती को लेकर आरोपी पीयूष डिप्रेशन में जरूर था। आधी रात को अपने ही घर में हत्या के बाद आरोपी पीयूष झा ने कैपिटल होम्स सड्डू में रहने वाली अपनी मां को वीडियो कॉल करके छोटे भाई की हत्या की सूचना दी और गन समेत मौके से थार जीप से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तोखन साहू का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों और गरीबों के लिए समर्पित होकर किसानों के हितों पर पूरी तरह से ध्यान दे रही है। तोखन ने कहा कि दिल्ली में आंदोलन करने वाले आंदोलनजीवी भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो किसान है। ये पूरा आंदोलन प्रायोजित है। ये खालिस्तानी है जो आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनजीवी है वो, यदि आंदोलन करने के लिए जब आते हैं तो भारत के खिलाफ वो नारा लगाते हैं। ये प्रायोजित है और ये खालिस्तानी है जो आंदोलन कर रहे हैं। और मोदी जी की सरकार आने के बाद किसानों के हित में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं और आज किसान खुशहाल है।
जबलपुर नगर निगम में मेयर जगत बहादुर सिंह अन्नू के बीजेपी में शामिल होने के बाद मेयर इन काउंसिल यानी एमआईसी अपने आप भंग हो गए, लेकिन तब से लेकर अब तक एमआईसी का गठन नहीं हो सका। दरअसल मेयर के बीजेपी में शामिल होने के बाद भंग हुई एमआईसी का फिर से गठन होना है। अब शहर सरकार के 3.5 साल बाकी हैं, इसलिए एमआईसी का गठन होने के बाद ही विकास के लिए बजट जारी होगा। लेकिन एमआईसी गठन न होने से फिलहाल शहर का विकास रुक गया, जिसका खामियाजा जनता उठा रही है। वहीं रुके डेवलपमेंट को लेकर दोनों दल के नेता एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। इधर कांग्रेस में एमआईसी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी मंथन जारी है, लेकिन किसी एक नाम पर अब तक फाइनल मुहर नहीं लगी है। एमआईसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत कलह मची है और कलह इतनी तक हुई है कि अभी 1 या 2 दिन पहले की बात है, बंद कमरे में मतलब बस यही था कि मारपीट नहीं हुई है, ऐसी कोई स्थितियाँ भी बन गई हैं। तो इस कारण इनकी एमआईसी गठित नहीं हो पा रही है। कांग्रेस की एमआईसी बनाने थी तब तकलीफें मैंने झेली है, मुझे कहीं किसी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं है। कांग्रेस के साथियों को कहता हूं कि मिलके काम करेंगे, शहर विकास में आइए, साथ में टीका टिप्पणी छोड़िए, मिलकर शहर विकास हमारा उद्देश्य था, वही उद्देश्य है और निश्चित तौर पे जल्द एमआईसी बनेगी और शहर का विकास होगा। सूरजपुर के प्रतापपुर में 10 साल के बच्चे की हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना से स्थानीय लोगों और मृतक के परिजनों में आक्रोश है। लोगों ने आरोपियों के घर पहुंच न सिर्फ उनके परिजनों से मारपीट की, बल्कि घर के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी। बच्चे के परिजन आरोपियों को फांसी की सजा देने और उनके मकान तोड़ने की मांग कर रहे हैं। घटना 29 जनवरी की है। 10 साल का ऋषु का शव घर के नजदीक खेल रहा था। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले विशाल ताम्रकार और शुभम सोनी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ जंगल ले गए। सिर पर हमला कर उसकी जान ले ली। हत्या के बाद आरोपियों ने बच्चे के शव को जलाकर जंगल में फेंक दिया। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने बच्चे के परिजन से फिरौती के तौर पर 6 लाख रुपए मांगे। पुलिस ने शक के आधार पर शुभम और विशाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने क्राइम शो देखकर वारदात की प्लानिंग की। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने बच्चे का कंकाल बरामद किया। लड़का को काट के जला दिए, उसको भी बस गोड़ा काट के जिंदा जला दे। मैं देखूंगी तो मेरे आत्मा को शांति मिलेगा। जो मेरे लड़का के साथ किया। 363 अपहरण का मुकदमा दर्ज थाने प्रतापपुर में जिला सूरजपुर में किया गया। शुभम सोनी उर्फ गोलू और दूसरा विशाल ताम्रकार, ये दोनों पे शक हुआ तो उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ करने के बाद जिस ढंग से पुलिस को जो सूचना मिली, बहुत ही खौफनाक तरीके से बच्चे की हत्या इनके द्वारा कर दी गई थी। कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आज उसको न्यायिक रिमांड पे जेल भेज रही है। खंडवा के ग्राम बेनपुरा डोंगरी में कार्रवाई के दौरान एक महिला वनकर्मी के साथ धक्का मुक्की हुई। महिला वनकर्मी सागौन तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। सागौन तस्करों ने महिला वनकर्मी के साथ धक्का मुक्की की। वनकर्मी की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वन विभाग की टीम ने मौके से बड़ी संख्या में सागौन की लकड़ी जब्त की। जो अवैध रूप से लकड़ी का व्यवसाय करते हैं उनके द्वारा जो है अभद्र व्यवहार किया गया था और उनके साथ झुमा झटकी की कार्रवाई की गई थी, जिसमें उनके द्वारा रिपोर्ट करने पर थाना जावर पर 5 आरोपीगण इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। भिलाई के कला मंदिर में संस्कार भारती की ओर से आयोजित 6 दिवसीय बहुभाषी नाटक उत्सव में शामिल होने आए खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि पूर्व सरकार ने सभी लोक जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया था। खिलाड़ियों को किसी चीज की कमी नहीं होगी। 5 वर्षों में जर्जर हो चुके स्टेडियम भी संवारे जाएंगे। खिलाड़ियों को भी आगे और आने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि जल्दी खेल अलंकरण का भी आयोजन किया जाएगा और युवाओं के साथ साथ क्रीड़ा प्रोत्साहन के तहत महिलाओं और बहनों के लिए भी कई योजनाएं बनाई जा रही है। मंत्री टंकराम वर्मा ने 5वें दिन के कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की। इस मौके पर छत्तीसगढ़ी नृत्य नाटिका दशमत का मंचन हुआ। आयोजकों ने बताया कि रंगमंच की कला को जिंदा रखने के लिए हर वर्ष संस्कार भारती आयोजन अपने संस्थापक बाबा योगेंद्र की स्मृति में करता आ रहा। बता दें कि यहाँ दिल्ली से भी कलाकार आए जो रोजाना हर प्रदेश के लोक नृत्य को भी प्रस्तुत कर रहे हैं। अब तक यहाँ केरल, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। उत्सव के आखिरी दिन महाराष्ट्र की टीम नाटक का मंचन कर रही।
सरकार ने तो बहुत से लोक कल्याणकारी कार्य थे सब बंद कर दिए थे, खिलाड़ियों का अलंकरण बंद कर दिए थे। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है जो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। आने वाले बजट में प्रावधान है कि हमारे छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को और युवाओं के साथ साथ महिलाओं को, बहनों को भी हम क्रीड़ा क्षेत्र में आगे करेंगे। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैन पार्क में आयोजित 3 दिवसीय महोत्सव का समापन हो गया। कार्यक्रम में संस्कृति और पर्यटन मंत्री विजय अग्रवाल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मैन पार्क में कुल्लू मनाली की तर्ज पर मॉल रोड बनाने की घोषणा की। मंत्री ने यह भी कहा कि मैन पार्क को कश्मीर जैसा विकसित करने के साथ एयरपोर्ट शुरू होते ही बनारस आने वाले विदेशी पर्यटक मैन पार्क पहुंचने लगेंगे, जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि 23 फरवरी से 25 फरवरी तक मैन पार्क महोत्सव का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विजय अग्रवाल के साथ लक्ष्मी राजवाड़े और अन्य नेता शामिल हुए। नेताओं ने पंखड़ा के कलाकार राजेश मिश्रा के गाने पर भी जमकर थिरके। सभी लोग चाहते हैं कि मैन पार्क एक विकसित पर्यटन स्थल बने। तो आने वाले समय पर मैंने विधानसभा में भी घोषणा की थी कि यहाँ पर मॉल रोड हम शिमला और कुल्लू मनाली जैसा बनाएंगे। साथ में यहाँ पर जितने भी पॉइंट हैं उन सब पॉइंटों को विकसित करने के लिए हम पर्यटन विभाग की तरफ से 2 करोड़ रुपए देने की मैंने घोषणा की है। सरगुजा जिले में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूर अपनी खून पसीने की कमाई पाने के लिए दर दर भटक रहे। स्थिति यह है कि करीब 17 करोड़ की मजदूरी का भुगतान अटका है, जिस वजह से ग्रामीण रोजगार की तलाश में दूसरे जिलों में पलायन कर रहे हैं। मनरेगा का अटका भुगतान, मेहनताना नहीं मिलने से मजदूर हलाकान, पेमेंट नहीं होने से ठेकेदार भी परेशान। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में मनरेगा यहां के श्रमिकों के लिए समाधान से ज्यादा समस्या बन गई है। इस योजना के तहत लोगों को काम तो मिला, लेकिन मेहनताने के भुगतान अभी तक नहीं हो पाए। यह आंकड़ा 1-2 नहीं बल्कि पूरे 17 करोड़ रुपए है और इसी वजह से यहाँ के श्रमिक पलायन करने को मजबूर है। आइए आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। 439 पंचायतों में मनरेगा के तहत 1093 काम चल रहे हैं, जिसमें से 17 करोड़ की मजदूरी और मटेरियल सप्लायर के 7 करोड़ रुपए का भुगतान अटका है। पंजीकृत मजदूरों की संख्या 2,26,000 से ज्यादा है, जिसमें से महज 99,648 मजदूर ही मनरेगा के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को घेर रही है। मनरेगा का भुगतान ही नहीं हो पा रहा, मजदूर भटक रहे हैं और उसका परिणाम ये हो रहा है कि इस जिले से, इस प्रांत से मनरेगा का भुगतान न होने के कारण मजदूर पलायन कर रहे हैं, मजदूर दूसरी जगह जा रहे हैं। तो यदि मनरेगा का भुगतान क्यों नहीं हो रहा, सरकार इस बात पे अनुत्तरित है। सरगुजा जिले में बड़े उद्योग नहीं होने की वजह से यहाँ के ग्रामीण रोजगार के लिए खेती और मनरेगा पर ही निर्भर है, लेकिन मनरेगा का भुगतान नहीं होने की वजह से वो काम की तलाश में दूसरे शहर जा रहे हैं। अफसर पलायन रोकने की दिशा में काम करने की बात कह रहे हैं। मजदूरी के भुगतान पिछले कुछ महीनों से अभी आना शेष है। अभी राज्य स्तर से बात चल रही है, उनसे आने के उपरांत निश्चित तौर पर हितग्राहियों के अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा। कुछ ग्रामीण जाते जरूर हैं, लेकिन अभी हमारे पास पर्याप्त काम है और सभी लोग काम कर रहे हैं। कि अन्य काम जैसे आवास में काम चल ही रहा है, आवास में जैसे कि 95 डेज की मजदूरी हमको देते ही है। बकाया भुगतान को समय पर रिलीज करना और पलायन रोकना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क के बाद अब नीमच मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य में चीते बसाए जाने की योजना है। जानकारी के मुताबिक पहली खेप में यहां 8 चीते लाने की तैयारी। कुनो में पीएम मोदी ने चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट की सफलता से खुश केंद्रीय वन विभाग गांधी सागर अभ्यारण्य में चीते बसाने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट के लिए गांधी सागर में चीतों के भोजन के लिए चीतल, बंदर और अन्य जानवरों की व्यवस्था की जा रही है। वन्य विभाग ने अलग अलग नेशनल पार्क और अभ्यारण्यों से चीतों के भोजन के लिए जानवरों की डिमांड की। चीतों के पहले ये जानवर गांधी सागर में शिफ्ट किए जाएंगे। वहीं भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क से भी 200 चीतलों की डिमांड की गई है, जिसके बाद मैनेजमेंट यहाँ चीतलों की गिनती में जुटा है और अतिरिक्त चीतल गांधी सागर भेजे जाएंगे।
चीता के लिए खाने के लिए कुछ हेर्बीवोर चाहिए होता है और यहाँ से वन विहार से भेजने के लिए एक आदेश है। 200 चीतल को वन विहार से मंदसौर भेजने के लिए गवर्नमेंट ने हमें आदेश दिया हुआ है। इसीलिए हमारे पास कितना पॉपुलेशन है हमें पता ही नहीं है, इसीलिए हमें ये सर्वे हर साल करते रहना पड़ता है। उसमें पता चलता है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, घट रहा है। बीजापुर में शहीद हुए हेड कांस्टेबल राम आशीष यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नियत निर्लार योजना से नक्सली बौखला गए। उन्होंने कहा कि 10 सप्ताह की भाजपा सरकार ने बस्तर में 15 कैंप खोलकर विकास का रास्ता खोल दिया। उन्होंने कहा कि चर्चा, प्रेम और शक्ति जो संभव होगा प्रयोग किया जाएगा। इधर बीजापुर से शहीद का पार्थिव शरीर भिलाई पहुंचे। हेलीपैड में दुर्ग रेंज के आईजी रामगोपाल वर्मा और एसपी जितेंद्र शुक्ला ने शहीद के शव को कंधे पर उठाया। इधर सेक्टर 2 पहुंचते ही शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। देखिए, शहीद जो होते हैं ना, उनकी मदद की एक पूरी प्रक्रिया बनी हुई है। ये पर्याप्त मन राशि के रूप में कोई मदद क्या कहेंगे, इसको कोई मदद नहीं कह सकते आप। मतलब क्षति ऐसी होती है ये वाली कि इसको पैसे में नहीं काउंट किया जा सकता है, परंतु सरकार कर क्या सकती है, आर्थिक मदद मुहैया करा सकती है। राम आशीष यादव जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति ईश्वर दे, हम सबको भी ईश्वर शक्ति दे। बहुत ही कायराना हरकत है जब सामने सामने की लड़ाई की जगह वो लोग पीठ पीछे करके लड़ाई करते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही कि हम अपने जवान उसमें खो देते हैं, बट फिर भी पूरी तत्परता से और पूरी बहादुरी से छत्तीसगढ़ पुलिस नक्सलवाद से लड़ रही है। और मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। पीएम मोदी ने सोमवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसका शिलान्यास कर शुरुआत की। योजना के तहत जबलपुर, सांची, उज्जैन और इंदौर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। करीब 460 करोड़ रुपए की लागत से जबलपुर रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं सांची रेलवे स्टेशन को 8.5 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित किया जाएगा। 850 करोड़ की लागत से उज्जैन रेलवे स्टेशन को सर्वसुविधायुक्त बनाया जाएगा और इंदौर को 492 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। विकास होने से यात्रियों को आवागमन में सुविधा होगी, साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। जबलपुर का रेलवे स्टेशन 460 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक और भव्य रूप में सामने आने वाला है और मैं कह सकता हूं कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन होगा। 30 लिफ्ट और 24 एस्केलेटर होंगे, 8 प्लेटफॉर्म होंगे। अविकसित स्थिति को देख के गंदगी, सफाई का अभाव रहता था, लेकिन ऐसा मॉडल वो बना रहे हैं कि न सिर्फ उसका पुनर्विकास हो रहा है, कायाकल्प हो रहा है, बल्कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी प्रोविजन इस प्रकार से रहेगा कि हमेशा वो साफ सुथरा शीशे की तरह चमकते हुए हमारे रेलवे स्टेशन रहेंगे। 19 करोड़ का नागदा का रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार का करा गया। 37 करोड़ का जो है रुपेटा ओवरब्रिज का 37 करोड़ का है और खाचरोद का 20 करोड़ का लगभग की लागत से रेलवे स्टेशन का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। तो 492 करोड़ रुपए की इसकी लागत रहने वाली है और ये बनके 42 महीनों में तैयार हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, डोंगरगढ़, दल्ली राजरा, भानु प्रतापपुर समेत 21 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका शिलान्यास किया। साथ ही पीएम मोदी ने 83 नए ओवर अंडर ब्रिज का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। रेल अधिकारियों ने बताया कि जिन स्टेशनों का पुनर्विकास होगा वहां पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। राजनांदगांव लोकसभा को एक डोंगरगढ़, एक राजनांदगांव, यहाँ लगभग 14 करोड़ और वहाँ लगभग 13 करोड़, ऐसा इस स्टेशन की आधारशिला रखी गई। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनांदगांव के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। दल्ली राजहरा को लगभग 8 करोड़ मिला है और हमारे वाराणसी को मिला है, हमारे भानु प्रतापपुर को मिला है और हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है
जब हमारे उसलापुर रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार और उसके विकसित करने के लिए और अमेरी के रेलवे क्रॉसिंग में अंडरपास बनाने के लिए शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से हुआ है। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो आज 21 स्टेशनों का यहाँ जो अमृत स्टेशन है उनका शिलान्यास किया गया, उनके कार्यों का शिलान्यास किया गया और यहाँ पर 85 से अधिक रोड अंडरब्रिज, रोड ओवरब्रिज, उनका भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत टैक्स 2024 में छात्र, बुनकर, कारीगर और कपड़ा श्रमिकों के अलावा नीति निर्माताओं समेत 3,500 से ज्यादा लोग शामिल हैं। 100 देशों के 3,000 से अधिक खरीदारों और व्यापारियों ने हिस्सा लिया है। इसमें कपड़ा क्षेत्रों में निवेश, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और निर्यात को बढ़ावा भी मिलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने आगामी 25 साल में विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया। हमने कारीगरों और बाजार के बीच की दूरी कम कर दी। देश में डायरेक्ट सेल प्रदर्शनी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुविधा बढ़ाएगी। आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे। यह योजना आपके लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आएगी। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में टेक्सटाइल सेक्टर का योगदान और बढ़ाने के लिए हम बहुत विस्तृत दायरे में काम कर रहे हैं। ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, टैलेंट और ट्रेनिंग पर फोकस कर रहे हैं। हमारी जो पारंपरिक विधाएं हैं, इनको आज के फैशन की डिमांड के हिसाब से कैसे अपडेट किया जाए, डिजाइन को कैसे नयापन दिया जाए, इस पर बल दिया जा रहा है। अयोध्या के 84 कोसी परिधि में श्री राम से जुड़े स्थानों को विकसित किया जाएगा। इसके लिए 8,000 करोड़ का बजट तय किया गया। इसकी शुरुआत भरत कुंड रेलवे स्टेशन को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की तर्ज पर डेवलप करने से होगी। वहीं भारत की तपोस्थली के साथ साथ 84 कोसी परिधि में श्री राम से जुड़े स्थान को 8,000 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा, जिससे अयोध्या आने वाले श्रद्धालु बरबस उस तरफ खींचे चले जाएंगे। जिसको लेकर सांसद लल्लू सिंह का कहना है कि भारतीय संस्कृति का पहचान देने का काम करेंगे। इससे अयोध्या के आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार के नए अवसर बनेंगे। भरत कुंड में अभी रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो रहा है। फिर तपस्या स्थली पर जो 41 करोड़ रुपया की स्वीकृति पैसे की हुई है, जो 8,000 करोड़ रुपए की परियोजना है, उसके साथ साथ इन सारे धार्मिक स्थलों को, तपस्या स्थलियों को, जन्म स्थलियों को हम उसका सौंदर्यीकरण करके पूरे दुनिया और देश को उस पर ले जाकर दिखाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मंगलवार को मतदान होना है। यहां मतदान राजधानी लखनऊ स्थित विधानसभा में होगा। इस मतदान में विधानसभा के विधायक हिस्सा लेंगे। राज्य की 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इसमें से 8 भारतीय जनता पार्टी और 3 समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदान से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि वोटिंग के लिए सरकार विधायकों पर दबाव बना सकती है, इसलिए विधायक अपनी मर्जी से वोट डालें। जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार दबाव बना रही है। विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, और ये सरकार का तरीका है काम करने का। आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जेल में 1 साल पूरा होने पर विधानसभा में उन्हें आप विधायकों ने खड़े होकर सलाम किया। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन से आग्रह किया, जिसके बाद विधायकों ने उन्हें याद किया। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने जो किया वह क्या सरकार नहीं कर सकती। इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसे लोग आकर सिस्टम को चुनौती देते हैं तो उनके साथ ऐसा न्याय होता है। बता दें कि आज ही के दिन यानी 26 फरवरी को पिछले साल मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने भी गिरफ्तार किया। तब से तिहाड़ जेल में बंद है। इस दुनिया के अंदर इतिहास गवाह है कि जब जब इस किस्म के लोग आते हैं और व्यवस्था को ललकारते हैं तो उनके साथ इस तरह का अन्याय होता है। मेरी सदन से सबसे मेंबर से निवेदन है कि एक बार खड़े होकर उनको सल्यूट कर देते हैं। आप भी हो जाओ। अच्छा आदमी है मनीष सिसोदिया। थैंक यू।
गजल गायक पंकज उधास का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। पंकज उधास की मौत सोमवार की सुबह 11 बजे मुंबई में हुई। पिछले कुछ समय से पंकज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। इस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। जानकारी के मुताबिक पंकज उधास को कुछ महीने पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था और वो पिछले कुछ महीने से किसी से मिल नहीं रहे थे। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर शोक व्यक्त किया। लिखा कि संगीत की दुनिया में उनकी जगह और कोई नहीं ले पाएगा, उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। वहीं गायक अनुज जलोटा ने कहा कि उन्होंने अपना यार खो दिया। यकीन नहीं हो रहा कि पंकज उधास अब नहीं है। लोगों के लिए उन्होंने पंकज उधास को खोया, मैंने तो एक यार खोया है। 45 साल की हमारी दोस्ती, कई जगह मिलते थे हम लोग, वक्त गुजारते थे, गाना बजाना खूब होता रहा। यही कोशिश रही कि गजल हमेशा लोगों के दिल में जिंदा रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।